तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मिस्टर 22 में। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि ये जीके जीएस की पार्ट 2 वीडियो है। पहला पार्ट हमने अगले दिन दिया था, ठीक है, पहले दिया था। आज ये पार्ट दूसरा है, इसलिए जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, तो इसको देखिए। और ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको अंत तक देखिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को कहना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए जीके प्रोग्राम को देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जीके क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मैंने अगले दिन कराए थे, आज 51 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? जो जीवन की रासायनिक संश्लेषण है उसकी उत्पत्ति को प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने किया था? तो जो मिलर हैं उन्होंने सबसे पहले जीवन की रासायनिक संश्लेषण की उत्पत्ति को प्रयोगशाला में सिद्ध किए थे, ठीक है। दूसरा 52 क्वेश्चन है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद भी किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो इसमें यह पूछा है कि जो नमक की भारी मात्रा में सेवन, मतलब कि जो नमकीला जो पानी होता है, नमक होता है, उसका भारी मात्रा में जो लेता है या सेवन करता है, लेकिन उसके बाद भी उस जीव का रक्तचाप नहीं होता, तो ऐसा कौन सा जीव है? तो ऊँट माना जाता है। अच्छा, ऊँट आ गया है। तो जो ये ऊँट होता है, तो ऊँट का पैर क्या कैसा होता है? गद्देदार होता है, इसलिए रेगिस्तान पे चल पाता है, इसका पैर धंसता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऊँट जो है वो 30 दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकता है, क्योंकि उसके एक थैला होता है जिसमें वो जल को भर के रखता है। आगे, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो जो फॉस्फोलिपोप्रोटीन जो होती है उससे बनी होती है। जो यूकैरियोटिक सेल है, सेल में जो प्लाज्मा पाई जाती है, प्लाज्मा की जो झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। अच्छा, और जो ये प्राकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं वो कैसे जीव होते हैं? वो जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवाल में पाए जाते हैं, नीलहरित हरित शैवाल में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें कोष्ठीकरण पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें क्या होता है? कोष्ठीकरण, लेकिन यूकैरियोटिक में कोष्ठीकरण नहीं होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक कला नहीं होता है, और जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं उनमें केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पास ये पूछा गया है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब पौधे क्या करते हैं? भोजन अपना बनाते हैं, उस समय वो कौन सी गैस लेते हैं? उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन यदि श्वसन की उपस्थिति में पूछा जाए पेड़ पौधों के लिए, तो श्वसन की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और जो पत्तियां होती हैं उसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, ठीक है। तो जो प्रकाश है जो इसमें पूछा गया, चलिए आते हैं पृष्ठ पर, कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समन कहते हैं। आगे, कुछ पौधों के बीज जो होते हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते, यदि वे फलभक्षियों के पाचन क्षेत्र में ना गुजरे तो इसका क्या कारण है? तो इसके पूछने का अर्थ यह है कि जो कुछ पौधे होते हैं उनके जो बीज होते हैं उनको अंकुरित नहीं हो पाते हैं। वो बीज क्या होते हैं? कुछ अंकुरित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। यदि वे फल पक्षियों के पाचन क्षेत्र में ना गुजरे, यदि उसके पेट में ही रह जाएं, तो इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि उसके पेट में ही रह जाए? तो जो बीज होता है तो क्या होता है? आवरण अपारगम्यता होता है। तो यह किसके कारण होता है? तो बीज का अनावरण जो होता है, जो आवरण होता है, वो अपारगम्यता द्वारा होता है। तो इस विषय पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो
पक्षियों का जो पक्षी विज्ञान है, जो पक्षियों के विषय में अध्ययन करता है, उसमें क्या बताया गया है, पक्षी के बाहर तथा आंतरिक दोनों विषयों पर ज्ञान क्या कहलाता है, पक्षी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिसके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है, उसका वर्णन किस रूप में किया जा सकता है। इसके पूछने का अर्थ यह है कि वायु में जो क्वालिटी की को बिगाड़ता है, जो मतलब जो क्वालिटी होती है उसको बिगाड़ देता है, उसके लिए जो जिम्मेदार होता है तो वह कारण महत्वपूर्ण शीर्षांकों पर बताया गया है कि महत्वपूर्ण कौन सा है। ठीक है, तो उस वर्णक किस रूप में किया जाता है, उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है, तो उसका वर्णन किया जाता है 2.5 में किया जाता है। ठीक है, PM 2.5 में किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो वायुमंडल है वो जो क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण हैं, जिनके कारण महत्वपूर्ण शारीरिक अंगों को क्षति पहुंचती है, जिसके कारण शारीरिक अंग को क्षति पहुंचती है, उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है, तो PM 2.5 में किया जाता है। अच्छा, और ये जो 2.5 होता है PM, ये किस में होता है, जो वृद्धावस्था हो जाती है उसमें, उस अवस्था में ज़्यादातर ये पाया जाता है। ठीक है, तो वह वृद्धावस्था में ज़्यादातर पाया जाता है। और जो ये 2.5 है, इसमें जैसे धूल कण हो गए, धुआं हो गया, ये सब चीज़ पाई जाती है। ठीक है, आगे पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके दो घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक अक्सर किसमें पाया जाता है, जो जीव जंतु होते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु सजीव में पाया जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है, जैविक। और जो अजैविक घटक है, तो ये अजैविक घटक जैसे निर्जीवों में पाया जाता है, जैसे प्रकाश है सूर्य का, जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये सब सिस्टम किस में पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें अजैविक में पाए जाते हैं। ठीक है, मास में जल का वाहन किसके द्वारा होता है, जो मास है उसमें जल का वाहन किसके द्वारा होता है, तो पैरेनकाइमा, जो पैरेनकाइमा होता है उसके द्वारा जो मांस में जल का वाहन होता है उसके द्वारा होता है। जो शरीर में जो मांस पाई जाती हैं, ठीक है, मांसपेशियां, उसमें पैरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है कि जल का वाहन होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे, समुद्र में पादप कितने गहराई तक प्रतिबिंबित होते हैं। जो समुद्र में पादप होते हैं वो 20 मीटर तक प्रतिबिंबित होते हैं। और जो कोरल पाया जाता है वो समुद्री क्षेत्र में भी पाया जाता है। बहुत मतलब परिस्थिति तंत्र, यानी कि जो समुद्र में जो परिस्थिति तंत्र बनता है, जो परिस्थिति तंत्र बनाता है, वह कोरल भी माना गया है। ठीक है, तो अधिकतर कितनी गहराई तक होते प्रतिबिंबित होता है, 20 मीटर तक प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, आगे आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने में के लिए प्रयुक्त होता है। जो आयोडीन परीक्षण होता है वो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट के लिए पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैसा होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक कार्बनिक पदार्थ होता है, जो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे किससे मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। आगे, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो जो आय और उपभोग है यह प्रत्यक्ष संबंध है। आय का मतलब मान लीजिए कि आपको कोई पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो आपके हाथ में दिया रहा है, तो ये प्रत्यक्ष है, आपको दिखाई दे रहा है, आपके वॉलेट फोन पर भी दिखाई दे रहा है। उपभोग, आप किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी वस्तु को, तो ये दोनों किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष संबंध से है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष संबंध यदि पूछता तो जो मतलब दिखाई ना देता। तो सरकार द्वारा लाए गए अवरोध या प्रतिबंधों को हटाने का क्या कहलाता है। जो सरकार द्वारा लाए गए अवरोध हैं या प्रतिबंध हैं उसको हटाने को क्या कहते हैं, उसको उदारीकरण कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भारत सरकार या कोई भी सरकार XYZ मानने के लिए है, ठीक ना, तो यदि उस अवस्था में यदि कोई वो कड़ा कानून लाता है या कहीं पास वो कर व्यवस्था लेता है, जैसे अभी आपके PM सरकार द्वारा जो किया गया था कि किसानों को 2 लाख तक माफ़ की जाएगी, है ना, तो ये सब किस में आता है, ये उदारीकरण पर आता है। शासन उदार हो चुका है।
आगे, जो वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो जो वर्गीज कुरियन थे वो श्वेत क्रांति से कहलाते थे। अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जो आपकी श्वेत क्रांति है वो आपके दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। और जो पेट्रोलियम वगैरह जो होता है जो तेल के लिए, वो कौन सी क्रांति कहलाती है? काला या कृष्ण क्रांति कहलाती है। ठीक है। और पीली क्रांति आपके तेल उत्पादन से होती है। ठीक है। और आपके हरित क्रांति जो हरे यानी पेड़ पर फसल उत्पादन से होती है। और आपकी जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से होती है। ठीक है। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एपीकल्चर आपके मधुमक्खी पालन से है। इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। आगे, काब डगलस उत्पाद फलन जो होता है, जिसे काब डगलस उत्पादन फलक होता है, वह काब डगलस उत्पादन फलन जो होता है वह क्या होता है? इलाक होता है। ठीक है। तो इलाक किस पर आधारित होता है? माप का स्थिर प्रतिफल जो होता है उस पर आधारित होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, जो समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? जो समाजवाद है वो क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? समाज में अधिकतम सामाजिक, जो समाज में अधिकतम है उसको सामाजिक बनाना। ठीक है। इस विषय में करता है। ठीक है। तो जो आपके सामाजिक विषयों पर ध्यान देता है, ठीक है, समाजवाद कहलाता है। और पूंजीवाद जो पूंजीपतियों के पास होता है। ठीक है। और मिश्रितवाद जिसमें पूंजी और समाजवाद दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है, कल हमने बताए भी थे। और जो अपना देश भारत है वह मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? जो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है उसकी संख्या कितनी बताई गई है? 20 बताई गई है, 20 बताई गई है। ठीक है। कितनी बताई गई है? 20 बताई गई है। तो और यदि ये पूछा जाए कि सबसे पहले हमारे देश में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो वो कब किया गया था? तो जो आपका 19 जुलाई 1969 है, उसमें अपने देश में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। उन्हीं के शासनकाल में 14 बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे, जो एग्जिम पॉलिसी है वो 2002 से 2007 तक की जो वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है वह कितना है? जो एग्जिम पॉलिसी है, जो एग्जिम पॉलिसी एक कंपनी है, तो 2002 से 7 के बीच तक वैश्विक व्यापार में जो व्यापार करेगी उसमें हिस्सेदारी कितने पॉइंट कर सकती है? कितने पॉइंट का लक्ष्य रखा था? तो 1.0 का 1.0% का। ठीक है। आगे, वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च होती है? तो जो भारत आय का सर्वाधिक आय खर्च होता है किसमें है? कच्चा पेट्रोलियम है। ठीक है। और जो पेट्रोलियम उत्पादन है, जो पेट्रोल उत्पादन है या तेल उत्पादन है, ठीक है, तो जो पेट्रोल उत्पादन है वो कौन सी क्रांति कहलाती है? कृष्ण क्रांति या काली क्रांति कहलाती है। ठीक है। अभी हम बताए भी हैं। ठीक है। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। इन बातों को ध्यान दीजिएगा, अभी पीछे हमने बताए भी हैं। आगे, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है, जो ग्रीन अकाउंटिंग है उसका अर्थ क्या है? तो जो प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति है वह क्या है? ग्रीन अकाउंटिंग कहलाता है। तो आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना है। ठीक है। तो जो प्रदूषण और पर्यावरण है, जो प्रदूषण है वो उसके कारण क्या होता है? हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। ठीक है। तो आप जानते हैं प्रदूषण के बारे में। और पर्यावरण क्षति, और पर्यावरण यदि क्षति हो गई तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि पर्यावरण आपका प्रदूषित हो गया तो आपके यहाँ जो जल वर्षा हो रही है, हर चीज़ हो रही है, जो आपकी ये परितंत्र है, ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र है पूरा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिबद्ध के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो जो महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक
प्रतिलब्धि के लिए, जो आर्थिक प्रतिलब्धि है उसके लिए क्या किया गया था, नई व्यवस्था की घोषणा की गई थी। वह कौन से मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो रूजवेल्ट थे। जो रूजवेल्ट थे उन्होंने ही किए थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि महामंदी जो है इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया था, अमेरिका में किया गया था। सन 1929 ईस्वी में क्या होता है कि अमेरिका में क्या आती है, महामंदी आ जाती है। महामंदी का मतलब कि मतलब उनकी आय, जो उनकी जो कीमत है, उनकी कीमत में गिरावट आती है, मतलब कि कह सकते हैं एक तरह से कि उनके यहाँ उनकी देश की अर्थव्यवस्था गिर जाती है, गिरने लगती है। ठीक है ना, तो उसे महामंदी कहते हैं। ठीक है ना, तो यह 1929 में अक्टूबर में अमेरिका में लगाई गई थी। ठीक है, अंग्रेजों के इस जो अंग्रेज थे उन्हीं के शासनकाल में लगाया गया था। ठीक है, जब हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन किया करते थे। लेकिन अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है, द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। जो महामंदी है इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र होता है। जो पूर्णतः प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है वो किसी मांग वक्र होता है। तो ओ एक्स अक्ष पर और क्षैतिज पर ये मांग होता है। आगे, मुद्रास्फीति की अवधारणा में सबसे अधिक फायदा किसको होता है, तो जो सबसे अधिक फायदा होता है उद्यमी को होता है। जो मुद्रास्फीति होती है उसकी फायदा सबसे ज़्यादा फायदा किसको होती है, उद्यमी को होती है। क्योंकि मुद्रास्फीति में पैसा का जो मूल्य होता है वो गिर जाता है और सामान्य का मूल्य बढ़ जाता है। आगे कि भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है कम भूमि, अधिक श्रम, अर्थव्यवस्था। तो जो भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है वो कम भूमि, जो किसान है उसके पास कम भूमि होती है, अधिक श्रम करना पड़ता है और उसकी अर्थव्यवस्था अच्छे से नहीं बन पाती। इसलिए भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण यदि बनाना है तो उसके पास ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए, उसके पास श्रम कम हो, नई तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए और तभी जाकर उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था। जो कीमत विश्लेषण था इसमें समय तत्व किसने किया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किए थे, जो इसमें कीमत था उसका विश्लेषण किए हैं। आगे, जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो क्या होता है, जब आपकी मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो LM वक्र क्या हो जाता है, दाएं अतिरिक्त हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो क्या होता है कि LM वक्र जो होता है दाएं आंतरिक हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, दाएं आंतरिक हो जाता है। तो जो LM वक्र है इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। जो LM वक्र होता है ये 4 आय और 4 ब्याज पर आश्रित होता है। जो 4 ब्याज होते हैं और 4 ब्याज होते हैं इनके और 4 आय होते हैं, इन पर ये क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। यह क्या करते हैं, जो आपके LM वक्र है ये क्या करता है कि आपके बाजार में जो पैसा है उसका नियंत्रित करता है, अर्थव्यवस्था को, मतलब जो मार्केट में आपके सामान है और पैसा का संतुलन है उसको बनाए रखने में काम करता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तो जो आलम आरा थी वह सबसे पहले बोलती हुई फिल्म थी, जो कब आई थी 1931 में, जब आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। आगे, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो जो डांडिया वो गुजरात का है। ठीक है, वो गुजरात राज्य का क्या है, लोकप्रिय नृत्य है। असम का बिहू है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था, तो जो रंगीन टीवी है उसका प्रसारण 1982 ईस्वी में हुआ था। आगे, व्हाइट वेन रांग पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो व्हाइट वेन रांग पुस्तक है उसके लेखक कौन है, किरण बेदी जी हैं। आगे, क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है, तो जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी है वो कहाँ है, वो आपके हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ है, आपके हैदराबाद है। आगे, कणिकाओं के बिना रक्त में तरल अंश को क्या कहते हैं, जो कणिकाएं हैं उनमें रक्त के बिना जो तरल होता है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जिसे कार्पसल भी कहते हैं। कणिकाओं को क्या कहते हैं, कार्पसल भी कहते हैं। ठीक है, तो बिना रक्त की तरलता को अंश को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं।
ठीक है, आपके क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। आगे, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जो स्तनपायी होती है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। और स्तनपायी में कौन सी मतलब कौन सी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? मनुष्य शरीर में कितनी रक्त कणिकाएं होती हैं? 3 रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, रुधिर रक्त कणिकाएं एवं श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं वो स्तनपान में पाई जाती है। ठीक है, स्तनपान जो माताएं कराती हैं उसमें पाई जाती हैं। आगे, श्वसन है अपचयी प्रक्रिया। जो श्वसन है वो कौन सी प्रक्रिया है? वो अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, श्वसन के बारे में तो आप जानते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। 78.8 पॉइंट। आगे, उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो उभयचर शब्द का अर्थ है 2 जीव। ऐसे जीव जिसमें द्विलिंगी होते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयचर जीव। जैसे एक उभयचर जीव कौन है? मेढक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, जैव अवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? जो जैव अवर्धन है उसका अर्थ किसमें निहित है? विषाक्त पदार्थ अवर्धित होते हैं। जो जैव अवर्धन का अर्थ होता है वो किसमें होता है? तो विषाक्त पदार्थ अवर्धित होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, एक समान मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जो एक मानव शरीर की होते हैं उसमें समान गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़े पाए जाते हैं। और पुरुष के लिए X, Y और महिला के लिए XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, वे क्रमदेश जो किसी चक्री को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? जो किसी चक्री को संक्रमण से बचाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक कहलाते हैं। और किसी को यदि जीवाणु या कीटाणु के आक्रमण से बचाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिकारक, एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो मनुष्य में परजीवी होते हैं, परजीवी मतलब दूसरे जीव का जो ग्रसन करते हैं, मतलब दूसरे जीव को ग्रसन पैदा करने वाले होते हैं, उस कृमिकों को क्या अध्ययन कहलाता है? हेलमिंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलमिंथोलॉजी। ठीक है, जीव जंतु के अध्ययन को जीव विज्ञान। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? जो प्रासी है वो बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो हैंसेन ने किया था। किसने किया था? हैंसेन ने किए थे। आगे, काल और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन में एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? तो यह बताइए कि जो ऐसा जो मान लीजिए कला और शिल्प, जैसे मान लीजिए कला बन गया किसी भी चीज़, मान लीजिए कोई आकृति बना रहे शंकर जी का किसी की, ठीक है, किसी की भी हो सकती है आकृति, ठीक है, मूर्ति वगैरह, ठीक है, यह शिल्प कला किए जाने वाले किस रसायन में एनीमिया, ठीक है, और ल्यूकेमिया हो सकता है? ठीक है, वैसे एनीमिया एक रोग भी होता है जो रक्त की कमी से होता है। तो यह बेंजीन, जो बेंजीन होता है उसमें पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? पक्षी के, जो पक्षी की आंतरिक एवं बाहर विज्ञान उसके विषय में जानकारी प्राप्त करता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पक्षी विज्ञान से प्राप्त होता है। आगे, अधिक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतु पर फार उनके किस काम आते हैं? जो अधिक ठंड क्षेत्र में रहने वाले जंतु होते हैं तो उनका जो फार होता है वो किस काम में आता है? तो वायु को फंसाकर उन्हें गर्म कर रखता है। तो जो क्या करता है कि जो अधिक ठंड क्षेत्र में रहने वाले जो जीव होते हैं जिनमें फार पाया जाता है, जिनमें मतलब पंख पाए जाते हैं, XYZ कह सकते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं? वायु को फंसाकर उसे गर्म कर लेते हैं, इसलिए वो अनुकूलित बन रहते हैं। आगे, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो जो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, तो और जो ये डीएनए है तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो माइकल इसके खोज करता है माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, माइकल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता है और डीएनए की वाटसन एवं क्रिक खोजकर्ता माने जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये मनुष्यों में पाया जाता है और जो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड वो किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किसमें निहित है? जो प्रकाश संश्लेषण की परिवर्तन है वो किसमें निहित है? तो है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में निहित करता है। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो यह परिवर्तन किसमें निहित है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। और जो छोटे रंध्र होते हैं उसमें क्या होता है? वो वायुमंडल से यानी वायु को आकर वो करते हैं तथा जल के बाष्पीकरण में भी सहयोगी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और सौर ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, इष्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो इष्ट है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? वो इनवर्टेस का महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। ठीक है, आगे, PM 2.5 दर्शाने वाले वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। जो PM 2.5 दर्शाने वाले वायु की गुणवत्ता है वो अधिक किसमें पाई जाती है? वृद्ध पुरुष और महिलाओं के लिए होती है। ये अधिक किसके लिए खतरनाक होती है? वृद्ध पुरुष और महिलाओं के लिए। अभी हमने 2.5 वाले में अभी बताए थे आगे। ठीक है, इसमें कौन सी गैस होती है? इसमें जैसे धूल कण हो गए, ज़्यादा धुआं हो गए, तो ये वृद्ध लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। इस बात का ध्यान किया। आगे, अजैवी निम्नीकरण अपशिष्ट में छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम हल है। जो अजैवी निम्नीकरण अपशिष्ट है उससे छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम हल क्या माना गया है? तो है पुनः चक्रण करना। पुनः चक्रण से क्या होगा कि उसमें बाहरी आक्रमण से शरीर की रक्षा होगी। आगे, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवर्धन पुल को क्या कहेंगे? तो जो यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित कर दिया जाए, जैसे जाइलम होगा फ्लोएम होगा, उसे एक ही कर दिया जाए, एक ही स्थान पर क्या कर दिया जाए? व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उसे क्या क्या कहेंगे? संयुक्त वाहन कहेंगे। अच्छा, अब जाइलम देख लेते हैं। जाइलम जो जड़ से जल को ले जा करके पौधे के तने से होकर के विभिन्न भाग में पहुंचाते हैं, उसे जाइलम कहते हैं। और जो फ्लोएम होता है इसका उल्टा होता है, वो भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है, एनर्जी को। ठीक है, तो है फ्लोएम, इसके कार्य हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? जो वृक्ष संवर्धन है वो किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पति की खेती के लिए ये है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन, वह धात्विक ग्रंथियां, इसमें मैग्नीज ग्रंथि भी कहते हैं, वह धात्विक ग्रंथियां कौन सी हैं जिसमें मैग्नीज ग्रंथि भी कहते हैं? संकेंद्रणों में कहाँ पाई जाती है? जो संकेंद्रणों में है वह कहाँ पाई जाती है? गहरे महासागर के तलों पर पाई जाती है। तो जो बहुधात्विक ग्रंथियां हैं जिन्हें मैग्नीशियम ग्रंथि भी कहते हैं, वह कहाँ पाई जाती है? गहरे समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचार को अवश्य बताइए। और वीडियो को यदि एक बार समझ में न आया हो तो दोबारा देखने का प्रयत्न कीजिए। अपने विचार को बताइए कि मैं वीडियो को कितना बेहतर कर सकता हूँ, या इससे भी तेज पढ़ाने की कोशिश करूँ, या इससे धीम पढ़ाने की कोशिश करूँ। इसके विषय में अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।